जय हिंद। क्लास 10 का वीकली टेस्ट का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेट 2 है। सेट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से सेट 1 भी देख सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन रहता है वो मेन फोकस रहता है बोर्ड एग्जाम। वीकली टेस्ट तो बस खाली बहाना है, लेकिन जो भी अच्छा करना है वो 2025 में करना है। तो अभी बस वीकली टेस्ट के बहाने आप लोग का बहुत अच्छे से तैयारी करवाया जा रहा है। तो उस तरह का क्वेश्चन जो है कि मतलब जो बार बार रिपीट कर करके पूछ रहा है ना, एग्जाम में बार बार रिपीट कर करके पूछता है, उस तरह का क्वेश्चन इसमें ऐड किया जाता है। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर स्पेशली जैक बोर्ड का एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करवाया जाता है। चाहे वो वीकली टेस्ट का तैयारी करवाना हो, चाहे फाइनल एग्जाम की तैयारी करवाना हो, चाहे आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए या फिर तो बुक को पढ़ाना हो, सारा चीज इस चैनल पर करवाया जाता है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। तो चलिए सोशल साइंस का जो है वो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहला प्रश्न आता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसका अधिक सिंचाई जो है ना, मेन कारण वहां का है ना। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है वो अधिक सिंचाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। दूसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है ना, सीढ़ीदार खेती। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान या उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की इनमें से किस राज्य में काली मृदा के रूप में पाई जाती है, मतलब काली मृदा जो है किस राज्य में अधिकतर, जो गुजरात में पाया जाता है, महाराष्ट्र में, ये सब में। जम्मू कश्मीर में नहीं, महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में तो बालू ही बालू है, झारखंड में तो काली मृदा है ही नहीं। उसके बाद है, सामान्यतः किसी देश की विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों में स्वास्थ्य स्थिति, सभी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास, मतलब नीचे पड़ोसी देश का नाम लिखा गया है जिसमें कि मानव विकास सबसे अच्छा जो है ना, भारत से मतलब अच्छा किसका है। बांग्लादेश का नहीं है, श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो श्रीलंका राइट आंसर। अब आगे प्रश्न अब हो रहा है कि मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार रह रहा है, ठीक है। तो 4 परिवार रह रहा है, ठीक है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति का जो है आय 5,000 है। तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 5 चौके सॉरी 4 परिवार है ना, 4 परिवार है, 5,000 जो है वो प्रति व्यक्ति आए थे, कितना हो गया 20,000 हो गया, है ना। प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया 20,000। अब बोला है कि 3 परिवार का दिया हुआ है ना, 3 परिवार का कितना दिया है 4,000, 4,000, 7,000, 3,000, तो 10 14,000 हो गया टोटल जोड़ के। अब 14,000 को हम लोग घटा देंगे, है ना। 20,000 में 14,000 को अगर घटा देते हैं, 20,000 में 14,000 को अगर घटा देते हैं तो बचेगा मेरे पास 6,000। तो चौथा व्यक्ति का जो आय है वो 6,000 हो जाएगा। 6,000 इसका राइट आंसर। आगे है, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बनकर उभरा जो यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया था। तो राष्ट्रवाद, है ना। राष्ट्रवाद विचारधारा पूरा 19वीं सदी में पनपा था, जिसके कारण जो है पूरा का पूरा राजनीतिक और मानसिक तरह से पूरा भारी जो है परिवर्तन लाया है। आगे प्रश्न है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, है ना। जुलाई 1801, जुलाई 1804, जुलाई 1815, जुलाई 1830, है ना। तो विद्रोह जो हुआ था ना, विद्रोह, है ना, विद्रोह हुआ था 1830 में। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता से नाम से भी जाना जाते हैं, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो सबसे पहला तो वो जन्म से आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था, कानून के समाज में बराबरी या संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था, और प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया था। तो मतलब इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आता है कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भाग में बांटा गया है, उनका नाम क्या है। समाप्यता के आधार पर तो जय तो ये तो नहीं हो जाएगा, है ना। नवीकरणीय, है ना, और अनवीकरणीय इसका राइट आंसर हो जाएगा समाप्यता के आधार पर। तो इसमें आप लोग गौर किए होंगे कि इसमें सिविक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था, है ना। सिविक्स का लगभग एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो सेट 3 जो आएगा ना, उसमें सिविक्स का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन से ज्यादा हो जाएगा इसे, इसलिए 10 क्वेश्चन ही, मतलब जो आप लोग का क्वेश्चन जिस तरह पूछता है ना, वो तैयार करने के चक्कर में जो है वो नहीं दे पाए सिविक्स का। जो है नेक्स्ट हम लोग तीसरा सेट आएगा ना, उसमें जो है सिविक्स का क्वेश्चन रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये सारा चीज क्वेश्चन जो 1 नंबर जो क्वेश्चन था ना, वो तो बार बार पूछता है एग्जाम में। तो इस तरह से अब देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव, 2 नंबर का 2 सब्जेक्टिव। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है। तो निरंकुशवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें से सारा, है ना। निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा शासन, ऐसा शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो, है ना। मतलब एक ऐसा शासन व्यवस्था जिस पर वो किसी प्रकार का मतलब कोई अंकुश ही नहीं, जिसको मतलब जैसे मन कर रहा है ना, जो शासक है उसको जैसा मर्जी कर रहा है वैसा कर रहा है। मतलब फिर से एक बार समझिएगा, निरंकुशवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें कि सारा सत्ता का जो एक व्यक्ति के
या फिर तो एक छोटे समूह के हाथ में केंद्रित होता है और उस व्यक्ति का समूह निर्णय पर कोई विविध या संस्थागत प्रतिबंध नहीं होता। मतलब देखिए सीधा सी अपना लैंग्वेज में, झारखंड के लैंग्वेज में समझिए कि ऐसा शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, चाहे वो शासक जो है वो शासक का जिस तरह का मर्जी करेगा वो उस तरह का जो है वो कार्य करेगा, है ना। उसमें बाहरी प्रतिबंध कोई नहीं डाल सकता है। वो जैसा जो निर्णय ले लिया वही पूरा उसी का जो है वो निर्णय अटल रहेगा। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय किसी देश या क्षेत्र की कुल आय, है ना, फिर समझिएगा प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो किसी देश या कोई क्षेत्र का कुल आय और वहां की जितने जनसंख्या है उसको अगर हम लोग विभाजित कर देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। इसका सूत्र है प्रति व्यक्ति आय बराबर क्षेत्र की कुल आय और बटा में कुल वहां की जनसंख्या। आगे आता है 3-3 नंबर का 2 प्रश्न। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का साझेदारी के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं, है ना। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है लेकिन हम 3 नंबर में डाल दिए। प्रत्येक का एक उदाहरण भी देना है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी का विभिन्न तरीका में से जो है वो की जाती है ताकि जो है वो सत्ता संतुलित बना रहे, है ना, और शक्ति जो है वो केंद्रीकृत ना होके। यहाँ के कुछ प्रमुख जो है हम लोग तरीका देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिक पालिका के बीच में जो है विभाजन होता है। अमेरिका में यह प्रणाली स्पष्ट रूप से लागू होती है। वहां का विधायिका कांग्रेस है, कार्यपालिका राष्ट्रपति है और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है, इस तरह से। नेक्स्ट है संघीय प्रणाली। उदाहरण के लिए भारत एक संघीय प्रणाली का उदाहरण है जहाँ की सत्ता का वितरण जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में होता है। मतलब प्रश्न क्या बोला था? प्रश्न यही बोला है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का साझेदारी तरह तरह का होता है ना। तरह तरह के क्या क्या था, तो हम लोग पहले देखें कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा हो गया। दूसरा है कि संघीय शासन व्यवस्था के रूप में बंटवारा हो गया, जैसे कि हम लोग के भारत में है ना, राज्य सरकार केंद्र सरकार में बढ़ता है। उसी तरह से बहुदलीय प्रणाली, ये जर्मनी में होता है बहुदलीय प्रणाली, जिसमें कि कई राजनीतिक दल जो है वो सत्ता में भाग लेते हैं और गठबंधन सरकार बनाते हैं। उसी तरह से जनप्रतिनिधित्व हो गया, स्थानीय स्वास्थ्य साधन हो गया, ये सारा चीज। नेक्स्ट आता है कि भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या क्या उपाय है। तो भूमि निम्नीकरण को सुलझाने की समस्या जो है वो निम्नलिखित है। पहला जो है वो वन रोपण या पेड़ पौधा लगाकर या फिर तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मरुस्थलीय भागों में भूमि निम्नीकरण को कम किया जा सकता है। मतलब ज्यादा पेड़ अगर लगाएंगे ना तो भूमि निम्नीकरण कम होगा। चारागाह, भूमि का उचित प्रबंध करके जो है भू निम्नीकरण को कम किया जा सकता है। मतलब चराने के लिए जो है ना वो जहाँ चारागाह है, बहुत जहाँ चारागाह है वहीं जानवर को चराने के लिए दिया जाए, बाकी जगह में नहीं। तो इसके चलते हम लोग भूमि निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। रेतीले टीलों में कांटेदार झाड़ियां लगाकर जो है वो स्थिर जो है बनाने की प्रक्रिया से भूमि निम्नीकरण को कम किया जा सकता है। उसी तरह से भूमि को उचित प्रबंध, जैसे खनन को नियंत्रण करके औद्योगिक जल परिष्करण द्वारा जो है भूमि निम्नीकरण को हम लोग कम कर सकते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट आता है कि मृदा अपरदन, है ना। मृदा अपरदन मिट्टी का जो मतलब बहाव होता है, तो मृदा अपरदन या भूस्खलन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय है। तो सबसे पहले तो वन लगाएंगे, है ना। वनों को अधिक क्षेत्र में जो है ना, वन के अधिक क्षेत्र को बढ़ाना या भूमि संरक्षण का सबसे बेहतर उपाय है। पेड़ की कटाई को रोक कर जो है वो नए क्षेत्रों में पेड़ लगाकर जो है हम लोग ये चीज को ठीक कर सकते हैं। आगे है पशुओं की चराई को सीमित करना, है ना। मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम लोग पशु को जो है वो चारागाह जहाँ चराने के लिए है वहां चराएंगे। बांध का निर्माण करके नदी पर बांध बना दिया जाएगा, या फिर तो नदी को बाढ़ द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इससे जल की गति में नियंत्रण करके जो है भूस्खलन को रोका जा सकता है। सीढ़ीदार खेती करके, पहाड़ी ढलानों पर जो है वो सीढ़ीदार खेती हम लोग करेंगे तो वहां जो है भूमि निम्नीकरण कम होगा। आगे जर्मनी के एकीकरण के प्रक्रिया को जो है संक्षेप में समझाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1848 में यूरोपीय सरकार ने बहुत कोशिश किया कि वो जर्मनी की क्या कर दे, एकीकरण कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है क्योंकि ये क्यों नहीं कर पाया, तो राष्ट्र निर्माण की ये उदारवादी पहल राजशाही फौज की ताकत जो था मिलकर उसको दबा दिया। अब उसके बाद ये भार जो है ना परसा अपने ऊपर ले लिया, है ना। परसा अपने ऊपर भार ले लिया उसने। बाद में परसा ये भार अपने ऊपर लेते हुए जर्मनी के एकीकरण को बोला कि करके ही रहेंगे, चाहे हम जैसे भी जर्मनी के एकीकरण करेंगे हम करके रहेंगे। ठीक है, और उस समय परसा का मुख्यमंत्री जो था ऑटोमन बिस्मार्क था, मतलब उसको परसा का जनक भी बोला जाता है। और परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन नेतृत्व किया और 7 साल में वो, है ना, 7 साल में जो है वो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस 3 युद्ध किया और तीनों में जीत गया। और ये तीनों में जीतता है, तीनों युद्ध से परसा। उसके बाद जो है वो जर्मनी का एकीकरण को पूरा किया जाता है। तो 1871 में केसर विलियम्स जो है नया जो जर्मनी का एकीकरण होता है और वहां का नया साम्राज्य घोषित कर दिया जाता है। और जर्मनी के एकीकरण ने पूरा जो है यूरोप में परसा का महाशक्ति के रूप में जो है ना, जर्मनी के एकीकरण से हुआ। जर्मनी के एकीकरण कौन करवाया, तो परसा करवाया। और परसा जो है महाशक्ति के रूप में जो है ना उभर के आया। और नए जर्मन राज्य में मुद्रा हो गया, बैंकिंग, न्याय व्यवस्था, ये सारा चीज जो है उस सुधार पर जोर भी दिया गया था। तो ये खत्म होता है सेट 3 हम लोग लाएंगे आप लोग के लिए। उसमें भी सिविक्स का क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव में। तो सिविक्स जो है वो क्लियर उधर करेंगे, 3-4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट वाला। तो इसी तरह से आप लोग देखते रहिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम का अच्छे से तैयारी करते रहिए।